नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। देश में 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार हर कोई कर रहा है। कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हर एम्प्लॉयी 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहा है कि कब वो आयोग आएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी और कब उनकी सैलरीज़ बढ़ेंगी, कब पेंशनर्स को जो मिल रही है पेंशन वो बढ़ेगी। तैयारियाँ इस तरह की खबरें खूब सारी छप रही हैं। आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। कविन भटनागर जी अर्थशास्त्री हैं, नामचीन अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने एशिया और अफ्रीका के करीब दर्जन भर देशों में काम किया है और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस जैसी जगहों पर अपनी एक्सपर्टीज दी है। उनके माध्यम से आज समझेंगे कि 8वां वेतन आयोग क्या होने जा रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सोचा जा रहा है सरकार की तरफ से, क्या होना चाहिए और बतौर अर्थशास्त्री वो क्या सोचते हैं भारत जैसे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए क्या होना चाहिए। भटनागर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। थोड़ा सा मैं लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कंबाइन रखूंगा अपना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत करते हैं कि जी ये वेतन आयोग यानी पे कमीशन, जिसको केंद्रीय वेतन आयोग बोलते हैं, सेंट्रल पे कमीशन, ये जी बेसिकली सबसे पहला 1946 में आया था, 1946 जी इंडिपेंडेंस के भी जी पहले। जी और अभी तक कुल 7 पे कमीशन आ चुके हैं। जो 7th पे कमीशन जो आखिरी था वो 2016 में आया था। और अभी शास्त्र सरकार ने जो घोषणा करी है, जैसे 2000 1986, 96, 2006, 2016, इस तरह से 2026 के लिए 8वें वेतन आयोग, केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा सरकार ने की है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी सिर्फ घोषणा हुई है, अभी उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, मतलब उसका पैनल नहीं डिसाइड किया है, कौन चेयरमैन को रहेंगे, कौन सदस्य रहेंगे, कौन सचिव वगैरह रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है वो है उनका दायरा क्या रहेगा, यानी कि उनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टीओआर क्या रहेगा। ये सारी क्लैरिटी हमारे को तभी आएगी जब ये नोटिफिकेशन हो जाएगा और टीओआर आ जाएगी। लेकिन हमारे द्वारा और कई लोगों के द्वारा इस बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें किसको क्या मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है, सरकारी लोगों को क्या फायदा होगा, जनरल पब्लिक को क्या फायदा होगा, क्या भारत का कंजम्पशन बढ़ेगा, क्या हम पिछले सालों की तरह हर तरह से, जैसे हर 10 साल में वेतन आयोग आता है उसी तरह से एक फिटमेंट बेनिफिट फॉर्मूला लगा करके कर देंगे, या मोदी सरकार ने पिछले 10-12 साल में कुछ ऐसा सोचा है जो कि नया सोच आया है, उस हिसाब से किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये कब आएगा, तो इसका टाइम फ्रेम जो रहता है वो जैसे हमेशा की तरह रहा है, 2026 जनवरी से इसको लागू किया जाना है। लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं जब वो आएंगी तो उसमें कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तक कई बार लग जाता है, क्योंकि पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका फिर उनकी सर्वेज होते हैं, उनके इंटरव्यूज होते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात होती है, हर एक की डिमांड्स होती हैं, और रिसर्च होता है काफ़ी, उसके ऊपर रिसर्च स्टडीज कमीशन की जाती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कल कॉन्स्टिट्यूशन अगर हुआ तो 1 जनवरी तक रिपोर्ट आ जाएगी, इसमें टाइम लगता है। लेकिन जब भी इसकी रिपोर्ट आएगी, मान लीजिए 2017 में आई या 18 में आई, उसका जो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट है वो 1 जनवरी 2026 से मिलना चाहिए, जैसा हमेशा होता आया है। अगर हम उसी को फॉलो करें तो 1 जनवरी 2026। अब इसका मतलब यह है कि जो भी लोग 1 जनवरी 2026 को शासकीय एम्प्लॉयमेंट में हैं, भले ही वो रिकमेंडेशंस आने के पहले रिटायर हो जाएं, जैसे मान लीजिए जनवरी 26 में या मार्च 26 में रिटायर होते हैं, तो उनकी जो पेंशन होगी वो भी बैकडेटेड जनवरी 26 से ही कैलकुलेट करी जाएगी, क्योंकि 1 जनवरी 26 को वो एम्प्लॉयमेंट में थे। हाँ, जिन लोगों का रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2025 तक हो जाता है, यानी कि 7वें वेतन आयोग में उनका रिटायरमेंट होता है, तो उनकी जो पेंशन रहेगी वो 7वें वेतन आयोग के आधार पर जो भी फिटमेंट बेनिफिट रहेगा वो उस तरह से दी जाएगी। तो यहाँ एक फर्क ये पड़ता है सबसे पहले कि जो अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2026 की रिटायरमेंट की रिकमेंडेशन की डेट है, इम्प्लीमेंटेशन डेट है कि 1 जनवरी 2026 से
8वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट की जाती हैं। तो अगर 1 जनवरी से इंप्लीमेंट की जाती है तो जो 31 दिसंबर 2025 को रिटायर होंगे या जो जनवरी में रिटायर होंगे, उन दोनों में काफी फर्क पड़ेगा उनकी सैलरी और पेंशन्स में। तो इसलिए एक तो ये बात सबसे पहले क्लियर हो जाए। दूसरी चीज ये है कि जब हम केंद्रीय सरकार की बात करते हैं तो हाँ, अभी लगभग 5 मिलियन यानी कि लगभग 50 लाख एम्प्लॉइज हैं और 6.5 मिलियन पेंशनर, 65 लाख के लगभग पेंशनर्स हैं जो कि इसके ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत सरकार इसको किस तरह से सोचे। अब यहाँ 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। एक तो ये जी, है कि जैसे हमेशा हर 10 साल में पे कमीशन आता है, वो उस तरह से आए, एक फिटमेंट बेनिफिट फॉर्मूला लें और उस फॉर्मूले के आधार पर उसको डीए को मर्ज करते हुए सैलरीज देते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जी, जैसे छठे वेतन आयोग ने, अगर हम देखते हैं तो छठे वेतन आयोग ने जब सरकार की रिकमेंडेशंस आई थी तो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लिया था 2.57 का 7वें वेतन आयोग ने। तो जिसकी सैलरी, एक एग्जाम्पल बताता हूं, 1 लाख रुपए थी मान लीजिए, और उस टाइम पर उसको डीए भी मिल रहा होगा, तो वो 1 लाख रुपए में 2.57 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसकी बेसिक सैलरी 2,57,000 हो गई। अब उन लोगों के लिए जो शासकीय सेवा में नहीं है उनको थोड़ा सा ये बता दूं मैं कि एक होता है बेसिक पे, यानी कि मूल वेतन, जो कि पे बैंड या ग्रेड पे के आधार पर रहता है, और एक उसके ऊपर होता है डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता जिसको हम बोलते हैं। तो ये 2 बेसिक अलाउंसेस रहते हैं जो सरकारी लोगों को मिलते हैं। सैलरी के ऊपर हर साल इंक्रीमेंट होता है तो आपकी सैलरी बढ़ती है, और डीए के ऊपर हर 6 महीने में सरकार डीए के रेट्स घोषित करती है, जैसे अभी 55% चल रहा है। तो अगर आपकी सैलरी जनवरी 2016 में 1 लाख रुपए रही हो या आज रही हो 1 लाख रुपए, तो आपको इसके ऊपर 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, 55%। सो इफेक्टिवली 1.55 टाइम्स आपकी सैलरी आज है 7th पे कमीशन के आधार पे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक मॉडल तो ये है कि जैसा होता आया है पीछे के ढर्रे से वैसा आगे चलते जाओ और बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करो। छोटे मोटे चीजें होती हैं, जैसे 6 पे कमीशन ने पे बैंड्स और ग्रेड पे का इंट्रोडक्शन किया पहली बार। 7वें वेतन आयोग ने उसको बढ़ा के लगभग 2.57 यानी कि करीब लगभग 24% इंक्रीज कर दिया पे में। उन्होंने जब 7वें वेतन आयोग ने ये देखा तो करीब 52 अलाउंसेस, करीब 196 अलाउंसेस, लगभग 200 अलाउंसेस की उन्होंने स्टडी करी, उसमें से 52 अलाउंसेस को तो उन्होंने हटा दिया पूरी तरह से, और करीब लगभग 36 अलाउंसेस। अब सोचिए आप, 200 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस गवर्नमेंट में हैं थे उस टाइम पे। आज हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आज हमारा सारा डेटा डिजिटाइज हो चुका है, जी, सारे एम्प्लॉइज पेंशनर्स का डेटा डिजिटाइज हो गया है। ये 10 साल पहले नहीं था, और अगर था भी तो इतना डिजिटलाइजेशन प्रोसेस नहीं थी। तो आज क्या हमें हमें विचार करना चाहिए कि क्या हमें आज ये 100-150 भत्तों की आवश्यकता है जब हम डिजिटल युग में हैं? द आंसर इज नो, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। छोटे मोटे भत्तों को मर्ज किया जा सकता है और बहुत लिमिटेड कुछ लोगों को दिया जा सकता है, जो डिपेंड करता है कि किस तरह का उनके अलाउंसेस हैं। हाँ, टीए डीए वगैरह जो रहता है वो अलग चीज है, उसको मैं इसमें सैलरी के साथ में नहीं गिन रहा हूँ। और दूसरा तो इस तरह से एक तो ये स्टैंड हो सकता है कि सरकार का, कि जैसे पीछे चलता आ रहा है उस तरह से 10 साल के लिए आगे एक और नया नियम बना के पे कमीशन बना दिया जाए। जी, जी, लेकिन लेकिन इसका नुकसान एक बहुत बड़ा होता है। उसका नुकसान ये होता है कि एक रेफरेंस डेट के आधार पे जब आपकी सैलरी बढ़ती है 2.5 गुना 25%, तो ये एकदम से जंप होता है। ये आपके लिए भी, मतलब एम्प्लॉइज के लिए भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको वेट करना होता है इतने टाइम के लिए और फिर एकदम से जंप मिलता है। और सरकार के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं ठीक है, क्योंकि अगर हम 7वें वेतन आयोग की ही बात देखें तो लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर, 1 लाख करोड़ के ऊपर, 1 से 1.25 लाख करोड़ के बीच में जंप सरकार की तरफ से दिया जाता है। एक जो उस टाइम पे जो एम्प्लॉइज थे उन लोगों को दिया गया। अब जैसे एम्प्लॉइज बढ़ करके मैंने आपको बताया 50 लाख और 65 लाख हो गए हैं पेंशनर्स, तो द मोमेंट ये आएगा एक बहुत सॉलिड जंप आएगा सरकारी की खर्चों में और सरकार का सारा बजट गड़बड़ा जाएगा। आप इसको एक साधारण भाषा में इस तरह से समझिए कि हम हर जी, महीने
हम हर महीने खर्चा कर रहे हैं 100 रुपए का, और अचानक से एक महीने किसी महीने में हमारे को 125 150 का खर्चा हो गया, तो हम कैसे उसको रिकवर कर पाएंगे? तो ये पिछली बार भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और अगर हर 10 साल में इस तरह की कमीशन आती हैं तो ये चुनौतियां बरकरार रहेंगी। अब एक चीज और देखिए इसमें, ये तो सेंट्रल पे कमीशन की बात हो गई, सारे राज्य इसको फॉलो करते हैं, तो सारे राज्यों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा फिस्कल बर्डन हो जाता है। सेंटर तो बिल्कुल। किसी तरह से अपना फिस्कल बर्डन को संभाल लेता है, और स्टेट गवर्नमेंट्स इसको नहीं संभाल पाती हैं। तो हम देखेंगे कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन का इतना बड़ा शॉक एब्जॉर्ब किया था कि उनकी जो पब्लिक फाइनेंशियल सिस्टम था वो एक तरह से लगभग क्रैश हो चुका था, क्योंकि उनके खुद के रेवेन्यूज बहुत लिमिटेड रहते हैं, सरकार की ग्रांट्स भी बहुत लिमिटेड, सेंट्रल की ग्रांट्स भी बहुत लिमिटेड रहती हैं, लेकिन एकदम से उनको ये 10 साल बाद देना पड़ेगा। अभी भी ये स्थिति आ सकती है। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं तो इसमें सरकार का भी फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार को एकदम से देना पड़ता है और लोगों को भी वेट करना पड़ता है, एक टाइम तक एक्सपेक्ट करना पड़ता है, और फिर उसके बाद उनको जाकर के ये राइज मिलता है। ये अगर हम देखा जाए ग्लोबली, क्योंकि मैं आपको आपने जैसे बताया कि मैंने कई कंट्रीज में काम किया है, मैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सोशल प्रोटेक्शन पे काम करता हूँ, ये कोई बहुत फिस्कल प्रूडेंस जिसको हम टर्म यूज करते हैं ये नहीं है। यानी कि अगर हम फाइनेंसेस के हिसाब से देखें तो ये कोई बहुत अकलमंदी की बात नहीं है। हाँ, ये 40s 50s 60s 70s तब में रही होगी, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास में बहुत कम रिसोर्सेज थे, डिजिटाइजेशन नहीं था, प्रोसेसेस का डिजिटलाइजेशन नहीं था, एक बार में सैलरीज बढ़ाने में बहुत लंबा चौड़ा काम हुआ करता था, उसको हर साल नहीं किया जा सकता था, हमारे पास कोई फॉर्मूलाज नहीं थे, कोई लिंकेजेस नहीं थे। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो आज वो परिस्थिति नहीं है। दूसरी चीज, ये जो करंट गवर्नमेंट है ये फॉरवर्ड लुकिंग है। अगर आपने बाकी चीजें भी देखी होंगी, एक छोटी सी चीज देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन योजना यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन 1970-80 के दशक से बात होती आ रही है, लेकिन ना आरबीआई ने कोई बहुत कॉन्क्रीट स्टेप लिया, ना बैंक्स ने कोई स्टेप्स लिया, और स्टेट गवर्नमेंट्स तो हमेशा पीछे रही थी। लेकिन पिछले 8 साल 10 साल में क्या हालत हुए हैं जनधन योजना की, आपने सबने देखा है कि करोड़ों बैंक अकाउंट्स खोले गए, और ना केवल अकाउंट्स खोले गए, इन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस भी हुआ, और आज यूपीआई के आधार पे आप देखिए। सो द गवर्नमेंट इज फॉरवर्ड लुकिंग। तो मेरा ये मानना है कि इस सरकार को जो ये पे कमीशन लॉन्च करना है, दैट शुड बी मोर फॉरवर्ड लुकिंग एंड नॉट गोइंग बैक टू व्हाट दे वर, कि हमेशा हर साल 10 साल में आता है और 10 साल में बढ़ता है। तो फॉरवर्ड लुकिंग क्या रहता है? फॉरवर्ड लुकिंग के लिए अगर हम देखते हैं तो ग्लोबली कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम में होता है, न्यूजीलैंड में होता है, कई कंट्रीज हैं जहां पर कि इसको अलग से 10-10 साल 15 साल में नहीं लिया जाता है, बल्कि एक रेगुलर बेसिस पे इसको किया जा सकता है, एंड इट इज पॉसिबल टू डू सो। खास करके आज की तारीख में, आज के टाइम में ये पॉसिबल है करना। तो अगर हम देखें तो जैसे रिस्ट्रक्चरिंग फॉर डिजिटल एरा जॉब्स अगर है एक तरह से, तो वो रिकमेंडेशन जो है वो हमारे को इस बार होनी चाहिए 8वें वेतन आयोग में, कि हम इसको पूरा रिस्ट्रक्चर करें। मतलब सिर्फ पैरामीटर्स चेंज ना करें। देखिए, दो तरह के रिफॉर्म्स होते हैं, एक होता है सिस्टमिक रिफॉर्म्स जो कि पूरा सिस्टम को चेंज करता है, और एक होता है पैरामीट्रिक रिफॉर्म्स। अभी तक वेतन आयोग, सारे 7वें वेतन आयोग में पैरामीट्रिक रिफॉर्म्स हुए हैं, पैरामीटर्स को चेंज किया जाता है, छोटा मोटा एडजस्टमेंट किया जाता है। मेरा जो मानना है इस टाइम पर, क्योंकि अब हमारा समय बदल चुका है, फॉरवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, एंड हमारे फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, हमारा जो बजट क्रेडिबिलिटी है वो भी बहुत हाई है। तो हमारे को फॉरवर्ड लुकिंग में एक तरह से रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, सिस्टमिक हमारे को रिफॉर्म्स करने चाहिए, जिससे कि हमारे अलाउंसेस रैशनलाइज हों, पेंशन्स एडजस्ट हों, और एक तरह का डिजिटल एरा के जॉब्स हमारे रिस्ट्रक्चर हो सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक हम लोग देखते आए हैं वो यही है कि एम्प्लॉय वेलफेयर और फिस्कल प्रूडेंस में हम कहाँ मैच कर सकते हैं। तो वो जो है वो अब हमारे को देखना पड़ेगा। और इसी के साथ में हमारे को जैसे परफॉर्मेंस लिंक्ड पे है, 7वें वेतन आयोग ने, 6ठे वेतन आयोग ने 2006 में इस बारे में बात करी थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। रिकमेंडेशंस थे, लेकिन रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट नहीं कर पाए।
तो मैं एक सवाल इसमें पूछना चाह रहा था कि जी, प्राइवेट कंपनीज़ में हम सब ने काम किया है और हम देखते हैं कि वहाँ जो भी सैलरी बढ़ती है वो परफ़ॉर्मेंस बेस्ड होती है। हर साल एक तय समय पर अ, एक कमेटी होती है, वो बैठती है, वो देखती है कि फलाने ने कितना काम किया, फलाने ने कितना काम किया, उस हिसाब से परसेंटेज तय होता है 5%, 10%, 20%। बहुत अच्छा काम किया होता है, कई बार 50% तक जाता है उन जी। क्या ऐसा जो आप बता रहे हैं कि सरकार के ऊपर भी बहुत बर्डन पड़ता है अगर 10 साल में करते हैं तो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसा आपने कहा न्यूज़ीलैंड वगैरह देशों में है कि एक रेगुलर इंटरवल्स पर करें और परफॉर्मेंस बेस्ड करें? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उसी की तरफ बढ़ रहा हूँ जो आपने जी, बताया, तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड देने के बाद में आप जी, बिल्कुल सही जी, फरमाया आपने, ये बिल्कुल हो सकता है और होना भी चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा फॉरवर्ड लुकिंग गवर्नमेंट है हमारी, ये आगे हमें सिस्टमिक रिफॉर्म्स में ये लेना चाहिए। हमें परफॉर्मेंस लिंकेज लेनी चाहिए, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन करना चाहिए और फिस्कली रिस्पॉन्सिबल कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क हमको डेवलप करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा-सा एक उदाहरण दूँगा, एक्चुअली इसको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, हमारे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक टर्म यूज़ होती है, फिस्कली रिस्पॉन्सिबल कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क्स। यानी कि जो कॉम्पेंसेशन सैलरीज़ वगैरह का फ्रेमवर्क है, उसको हम किस तरह से फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। और वो फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ज़रूरी है। अभी तक हिंदुस्तान में वो फ्रेमवर्क, भारत में वो फ्रेमवर्क यूज़ नहीं किया है। उसके कई कारण रहे होंगे, जो उन कारणों में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आज हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमारे कॉजेज़, फैक्टर्स और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आज हम फिस्कली रिस्पॉन्सिबल कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क को देख सकते हैं। आज हम उसको एक तरह से असेस करके एनालाइज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रेमवर्क क्या है, इसको अगर हम देखें, बेसिकली ये एक डिफरेंट टाइप का फ्रेमवर्क है, जिसमें कि एक तरह का स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लिया जा सकता है। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहता है, जिसमें कि गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ और पेंशन्स को एक तरह से 4-5 पैरामीटर्स के ऊपर स्ट्रक्चर किया जा सकता है। इससे 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि पे जो रहती है वो बड़ी फेयर हो जाती है और इंसेंटिव्स जो रहते हैं वो भी एम्प्लॉइज़ को मिलते हैं। अब इसमें जैसे कई नॉन परफॉर्मर्स भी रहते हैं, उन लोगों की एक सैलरी बेसिक आप सरकार से निकाल तो नहीं सकते, हालांकि 25-55 का फॉर्मूला है सरकार में, लेकिन मान लीजिए आप नहीं निकाल सकते, लेकिन जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं उनको तो आप इंसेंटिव्स दे सकते हैं। तो वहां पर एक फेयर पे और इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज के लिए देखा जा सकता है। दूसरा ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल होता है। ये ऐसे हर 10 साल में जर्क्स नहीं आएंगे इसमें कि आपको हर 10 साल में एकदम बढ़ेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर बढ़ेगा। वो जर्क्स नहीं आएंगे। तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये किसी भी प्रकार के जैसे सडन फिस्कल शॉक्स होते हैं, जैसे पीरियोडिक पे कमीशंस वगैरह आती हैं, तो वो शॉक्स आने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। एक तरह से जैसे 2.5 गुना सैलरी बढ़ गई आपकी एकदम से, कोई ज़रूरत नहीं है कि हर 10 साल में 2.5 गुना बढ़े, आप हर साल उसको धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा लिंक करते जाइए, बढ़ाते जाइए। तो पीरियोडिक शार्प राइज़ की आवश्यकता इसमें नहीं रहती है और पेंशन लायबिलिटीज़ को भी आप उसमें सस्टेनेबल बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो आपकी फिस्कल स्पेस खत्म हो जाती है इन सब कारणों से, वो फिस्कल स्पेस, क्योंकि आपके पास लिमिटेड फिस्कल स्पेस रहती है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल प्रोटेक्शन, हेल्थ, एजुकेशन, इन सोशल इंश्योरेंस वगैरह में आप ध्यान नहीं दे पाते फिर। इसलिए हाँ, ये बिल्कुल बहुत ठीक है। ज़रूरी है। तो ये अगर हम सर जी। जी, आपने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। तो क्या आपको लगता है ये जो आपने पॉइंट्स गिनाए हैं, इन सब पर बातचीत हो रही है, इन सब पर ये गवर्नमेंट देख रही है, सोच रही है कुछ? देखिए, होना तो चाहिए। अब अंदर की बात क्या है ये तो मुझे आइडिया नहीं है कि वाक़ई हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, फिस्कली रिस्पॉन्सिबल कॉम्पेंसेशन फ्रेमवर्क्स जो हैं, ये कई देशों में और अच्छे देशों में, यूके में है, न्यूज़ीलैंड वगैरह में है, ये फॉलो किए जा रहे हैं और सक्सेसफुल मॉडल्स हैं। और ये मॉडल्स से जो हमारे को ग्लिचेस आ रहे हैं इंडिया में, वो ग्लिचेस नहीं आएँगे। तो ये हम लुक फॉरवर्ड लुकिंग है। ये 10 साल 20 साल पहले शायद नहीं कर पाते, लेकिन आज हम कर पाते हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। इसमें जैसे सैलरीज़
हम डिसाइड करते हैं, तो एक बेसिक सैलरी हम ले लेते हैं, लेकिन कॉम्पनसेशन ग्रोथ जो हमारी होती है वो हमारी जीडीपी या जो हमारा गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं उसके साथ हम उसको लिंक कर देते हैं। मान लीजिए, एक एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर हमारी जीडीपी ग्रो हो रही है 6% से, तो सैलरी ग्रो हमारी हो जाएगी 3-3.5% से। लेकिन अगर जीडीपी 2% से ग्रो हो रही है तो सैलरी ग्रोथ को हम 3.5% नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए। एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, मतलब सैलरी ग्रोथ शुड नॉट एक्सीड द जीडीपी या रेवेन्यू ग्रोथ। तो उसके साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं, एवरी ईयर अलाइन हो सकती है। तो एक सबसे बड़ी बात इसमें यह रहेगी कि सरकार के लिए ये अफोर्डेबल हो जाएगा। रेवेन्यूज आपके ग्रो कर रहे हैं, आज इंडिया का जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो लगभग 11-11.5% के लगभग है। कई कंट्रीज का इससे काफी ज्यादा है, जैसे श्रीलंका का भी ज्यादा है, वियतनाम का ज्यादा है। अब मैं यूएस वगैरह को नहीं कंपेयर करूंगा, लेकिन आप श्रीलंका देखें, वियतनाम देखें, इनके टैक्स जीडीपी रेशियोज हमसे ज्यादा हैं। तो अगर हम इंडिया में, हम बांग्लादेश की जहां पे मैं काम कर रहा हूं, बांग्लादेश का तो बहुत ही पुअर है, करीब 8% के लगभग है। यहाँ भी हम सरकारों से बात कर रहे हैं, सरकार से, कि हाउ जीडीपी, टैक्स जीडीपी कैन बी इंक्रीज। सो इंडिया में मान लीजिए अगर हम टैक्स जीडीपी थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हमारा बढ़ता है, तो उसके हिसाब से फिर हम सैलरीज की अफोर्डेबिलिटी फैक्टर भी आ जाएगा, क्योंकि अगर सरकार की इनकम बढ़ रही है तो सरकार नेचुरली देने को तैयार होगी लोगों को, तो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर आता है। दूसरा ये रहता है कि थोड़ा इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है कि सैलरी शुड बी रिवाइज बेस्ड ऑन रेगुलर इंडेक्सेशन, और एडहॉक जंप्स नहीं रहते कि हर साल 10 साल में कर देते हैं। तो वो एक रहता है। फिर एक तरह का बैलेंस रहता है, इक्विटी रहती है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वेजेस। तो क्योंकि अगर जीडीपी ग्रो हो रही है तो इसका मतलब है प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो हो रहा है, और अगर प्राइवेट सेक्टर ग्रो हो रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में वेजेस इंक्रीज हो रही हैं। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में वेजेस इंक्रीज हो रही हैं बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो सरकारी सेक्टर में भी, पब्लिक सेक्टर में भी ये होनी चाहिए। तो बेसिकली इट इज ए बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, एंड वेजेस का डिस्टॉर्शन जो है वो अवॉइड हो जाएगा। तो जो एक फैक्टर एक आपने बताया था जी। जी, एक और सवाल इसमें उठता है। आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है, हर 5 साल पे संसदीय चुनाव होते हैं और हर साल लगभग 2-3 राज्यों के चुनाव होते हैं। तो ऐसे देश में बड़ी सारी राजनीतिक मजबूरियाँ भी होती हैं, लोगों को वादे करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। तो अगर ये भी एक एस्पेक्ट है, जिसको ध्यान में रखकर ये सब होता है। तो एक तो ये बात कि अगर कोई स्थिर सरकार है, जैसे ये सरकार है, लगातार 15 साल चलेगी, तो ये सरकार है, तो ऐसी स्थिर सरकारों के समय क्या ये पॉलिटिकल मजबूरियाँ कम हो जाती हैं? नंबर 1। और दूसरा, इसी में सप्लीमेंट्री सवाल मेरा ये है, जो शायद आखिरी होगा इस शो का, वो ये है सर कि आगे जो भी सोच रही है सरकार, उसने क्या सोचा है? हम अपने दर्शकों को बता दें कि लोएस्ट लेवल पे केंद्र सरकार में सैलरी क्या होगी और जो हाईएस्ट लेवल पे कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पे क्या हो सकती है, एक अंदाजा। आप अर्थशास्त्री हैं, आपने बहुत सारा देखा है, किया है, आपकी निगाह में ये 2 सवाल हैं सर। जी, देखिए, पहला सवाल जो आपने पॉलिटिकल पूछा है, तो जी, सैलरीज में एक बार जब अभी, जैसे अभी तक होता आया, 10 साल का वो हो गया, तो फिर उसके बाद सैलरी में कोई पॉलिटिकल कंपल्शंस नहीं होते। लेकिन नहीं। पॉलिटिकल कंपल्शंस आते हैं डियरनेस अलाउंस डिक्लेयर करने में। जैसे हर 6 महीने में केंद्र सरकार तो रेगुलर करती रहती है, लेकिन राज्य हुँ, सरकारें जो हैं वो नहीं करती हैं। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं तो कोई पॉलिटिकल कंपल्शन स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर भी आता है। तो हम इसको, भले ही कितनी भी स्टेबल गवर्नमेंट्स हों, लेकिन कहीं जी, ना कहीं वो पॉलिटिकल कंपल्शंस जो हैं वो उसमें डेफिनेटली आते हैं। तो जो पॉलिटिकल कंपल्शंस अगर आते हैं तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट्स जरूरी नहीं है कि केंद्र के समान सैलरी स्ट्रक्चर तो दे देंगी, लेकिन डियरनेस अलाउंस डिक्लेयर एग्जैक्टली वही करें। अब जैसे मान लीजिए, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स दोनों को 55% दे रहा है। कई स्टेट्स हैं जो 55 से कम दे रहे हैं, कई स्टेट्स हैं जो एम्प्लॉयज को 55 दे रहे हैं पर पेंशनर्स को 40-45 या 50 दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंपल्शन उसमें डेफिनेटली रहेंगे, डियरनेस अलाउंस के कंपोनेंट में तो रहेंगे। अब जहां तक आपका दूसरा सवाल है अबाउट क्या एक्सपेक्ट करें सैलरीज में, जी, जी, तो ये
तो एक इस तरह का सवाल है कि अगर हम 7वें वेतन आयोग के पे ग्रेड को देखें और जी, हम ये देखते हैं कि कहाँ से उन लोगों की ग्रेड पे और किस तरह से उनकी शुरुआत होती है, तो आज की तारीख में 55% का डीए तो सबको मिल ही रहा है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को। तो जो मिनिमम पे स्केल भी है जिनका, उनको भी पे स्केल पर अपने जो भी ग्रेड पे मिला करके उनको मिल रहा है, वहाँ पर उनको 55% मिल रहा है। अब एक डीए इसमें 2026 के पहले और आना है, यानी हर जनवरी और जुलाई में अगर डिक्लेयर होता है तो अब जो जुलाई 2025 का डीए है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो अभी या दिवाली के आसपास कभी डिक्लेयर करती है सरकार। तो अभी जो माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि लगभग 3% का डियरनेस अलाउंस सरकार अभी और बढ़ाएगी जुलाई 2025 से। तो जी, ये मान लीजिए कि ये आखिरी डीए रहेगा बिफोर दी पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन। हालांकि जब तक पे कमीशन के रिकमेंडेशंस नहीं आएंगे 2028 तक तो डीए बढ़ता रहेगा, छह मतलब जैसे 2026 जनवरी में भी हो सकता है बढ़े, जून में जुलाई में भी बढ़ेगा 2026 में। लेकिन जब सैलरी फिक्स होगी 8वें वेतन आयोग में, तो वो 1 जनवरी 2026 की डेट से इंप्लीमेंट होगा, यानी उसमें जो डीए रेट लिया जाएगा वो 58% डीए रेट रहेगा। तो आज अगर हम 58% डीए रेट को लेके चलते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2025, इम्प्लीमेंटेशन के एक दिन पहले, और अगर इसके ऊपर मान लीजिए कि एक 2.0 का एक राउंड नंबर मैं आपको दे रहा हूं, हो सकता है ये 1.8 से लेके 2.3 2.5 तक जा सकता है, लोगों के अलग अलग तरह के कयास और अलग अलग तरह की डिमांड्स हैं। लेकिन अगर हम इसको सिर्फ एक 2.0 भी देखें तो इसका मतलब ये होता है कि जो बेसिक सैलरी आपकी अभी थी, यानी कि अगर एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे 1 लाख सैलरी बेसिक है, तो आज आपको 1.58 तो मिल ही रहा है, यानी 1,58,000, 58% इज द डीए। और अगर इसके जी, ऊपर आपको 1 लाख के ऊपर अगर आपको 2 का ये मिलता है तो आपका 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि आपकी 2 लाख की सैलरी आपकी हो जाएगी। तो अगर आपकी 2 लाख की सैलरी हो जाती है आफ्टर मतलब 1 जनवरी को, जबकि 158 आपकी पिछली बार थी, तो ये लगभग आपको 25 से 26% के आसपास का राइज आपको मिला है इसमें। तो ये बिल्कुल, तो बिल्कुल। बेसिक मिनिमम राइज हम मान सकते हैं कि इतना राइज तो कम से कम सरकार देगी, लेकिन ये बेसिक पे ऊपर रहेगा। और अगर जैसा मैं आपको बता रहा था इंसेंटिव लिंक्ड रहता है, तो इंसेंटिव्स जो हैं वो लगभग 12 से 18% ऑफ बेसिक के आसपास लिंक होने चाहिए इंडिया, मतलब गवर्नमेंट्स में जो नॉर्मली रहता है पब्लिक सेक्टर में। तो अगर वो उसके हिसाब से लिंकेज और होता है तो वो एवरी ईयर एनुअल इंक्रीमेंट्स के हिसाब से उसको लिंक कर सकते हैं। तो जी, बिल्कुल। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 25 से 30% के बीच में जी, फ्रॉम द करंट नंबर 31 दिसंबर का जो है, उसमें अगर 3% और जोड़ लेते हैं अभी 2.5%, तो आज की सैलरी के हिसाब से तो वो इतना ग्रोथ तो कम से कम सरकार की तरफ से होनी चाहिए। अ, मैं अपने बचपन में रेडियो में एक गाना सुनता आया था, खुश है ज़माना आज पहली तारीख है। मुझे ध्यान नहीं है किस फ़िल्म का था, बचपन में सुना था मैंने कि पहली तारीख को सैलरी मिलती थी तो 31 तारीख की शाम को कितनी खुशी होती थी। तो वो है। और बस हर 10 साल पे जो जिस तरह से पे कमीशन हमारे यहाँ बैठता है, उसकी रिकमेंडेशंस होती हैं, तो हर आदमी, राज्य कर्मचारी भी, वो देखता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बढ़ा रही है, तो वो ये उम्मीद करता है कि उनकी स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे ही बढ़ाएँगी और बड़ी बिल्कुल। पॉज़िटिविटी होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अब तो बढ़नी ही बढ़नी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाई तो हमारी भी बढ़नी है और एक बड़ा खुशनुमा सा माहौल हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जितनी भी बातें बताई, लोग इसे सुनेंगे और गुनेंगे, इसको समझेंगे। बड़ी रोशनी भी डाली आपने, बहुत सारे इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जो हम जैसे लोग या बहुत सारे दूसरे लोग नहीं जानते, तो मुझे उम्मीद है कि इसे पूरी तरह से समझ पाएँगे। आपका आपने वक़्त निकाला अपना कीमती, बहुत-बहुत शुक्रिया इस विषय पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।